हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसे टेक्निकल शब्द हैं जिसमें जो है आप लोगों को समझ में नहीं आता। हो सकता है कि आज तक जो है आप लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन ना पढ़े हों जो मैं आज आपको जो है बताने वाला हूँ। फिर भी दोस्तों मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के डालती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन डालती है जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आज हम देखने वाले हैं, और जो सिलेक्शन होता है इन्हीं क्वेश्चनों से होता है, क्योंकि 100 नंबर तक तो लगभग सभी के नंबर आ जाते हैं, लेकिन जो 100 से ऊपर होते हैं इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से जो आपके नंबर आते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ पास होना है, लेकिन जो आपकी चयन परीक्षा होने वाली है उसमें से भी आपकी पेडागोजी बाल विकास हटने वाला नहीं है। उसमें भी क्योंकि वर्ग 3 का पेपर है तो उसमें भी आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी। तो उसी के हिसाब से जो है आपको तैयारी यही से करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है आपको देखना है, अच्छे अच्छे मतलब जो प्रश्न हैं और जो शब्द हैं उनको अच्छे से समझना है कि आखिरकार इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, जिससे पता चले कि हाँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द। जो पहला क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में सॉरी किसी भी क्षेत्र में छात्र के आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल है, जिसमें पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसी के जो दो अर्थ निकलते हैं और दो इसके आंसर आपके हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में छात्र के आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल है। इस स्कोरिंग टूल पर जो है आपको ध्यान देना है, जिससे पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक जो आपका होता है रूब्रिक और दूसरा होता है आपका पोर्टफोलियो। आपने पढ़ा होगा पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो भी जो है आपको यहाँ पर समझना है और रूब्रिक भी आपको समझना है। इसका आंसर तो जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रूब्रिक। यहाँ पर क्योंकि दिया गया है स्कोरिंग टूल, जिसमें व्यक्ति जो बच्चा है उसके जो पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां, सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण जो सम्मिलित होते हैं, इसके लिए एक अलग से स्कोरिंग टूल बनाया जाता है। उस स्कोरिंग टूल को जो है यहाँ पर कहते हैं रूब्रिक। लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए कि किसी भी छात्र को जो है किसी विषय या छात्र के पूरे पहली से लेकर मतलब उसकी पूरे बचपन का जो है एक आकलन किया जाता है, पहली से लेकर 5वीं या पहली से लेकर 8वीं तक की एक उसकी जो है पूरी दिनचर्या से लेकर उसकी स्कूल की क्लास से लेकर हर चीज़ का जो है एक कलेक्शन किया जाता है एक फोल्डर में। तो उसको जो है क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो। यानी कि उसकी दैनिक गतिविधियां, उसकी सामाजिक गतिविधियां, व्यक्तिगत गुण और इन सभी का जो एक कलेक्शन एक फोल्डर में किया जाता है, एक लिफाफा में किया जाता है, तो उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। लेकिन स्कोरिंग टूल की बात, यानी कि जहाँ पर उसकी स्कोर की बात कही जाए, तो उसको जो है हम यहाँ पर कहते हैं रूब्रिक। तो रूब्रिक और पोर्टफोलियो में इतना सा ही अंतर है कि यहाँ पर स्कोरिंग टूल मिलेगा और यहाँ पर आपको एक लिफाफा या फोल्डर शब्द का उपयोग होगा, तो वहाँ पर उसको जो है पोर्टफोलियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है। तो आपको माइक्रो टीचिंग जो है सूक्ष्म शिक्षण, इसको भी बहुत जो है अच्छे से पढ़ना होगा। माइक्रो टीचिंग से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका बाल विकास हो या फिर आपकी जो है पेडागोजी हो या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी, उसमें माइक्रो टीचिंग से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो माइक्रो टीचिंग है, यह जो आपके मतलब टीचर रहते हैं, जब डीएड करते हैं प्रशिक्षणार्थी, उनके लिए जो है यहाँ पर माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि आपके 6-6 मिनट के 6 चरण होते हैं, जिसकी इसका कुल समय 36 मिनट होता है। माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग या इसका मतलब निर्माण सबसे पहले यूएसए में किया गया था, अमेरिका में, जिसमें कि आपके एलन के द्वारा, DW एलन के द्वारा किया गया था। उसमें एचिसन वगैरह जो है इसमें सहायक भी थे। और 1961 में इसका जो है निर्माण किया गया था। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले कब किया गया था, 1961 में। तो भारत में जो है इसमें जो कार्य किया है पासी एवं शाह ने जो है इसमें कार्य किया है। और यहाँ पर इसके जो चरण रहते हैं 6-6 मिनट के, कौन कौन से इसके चरण रहते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना होगा। सबसे पहला जो रहता है योजना, फिर उसके बाद शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि।
इन्हीं को फिर से जो है दोहरा दिया जाता है, फिर हो जाता है पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण, और यहाँ पर एक और होता है लास्ट में, वो होता है आपका पुनर्प्रतिपुष्टि। यानी कि मात्र 3 चरण जो है इसमें मेन होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। सबसे पहले योजना बनाना, फिर शिक्षण, फिर उसकी प्रतिपुष्टि। यानी कि जो आप लेसन प्लान बनाते हैं माइक्रो टीचिंग में, तो उसमें सबसे पहले लेसन प्लान बनाया जाता है, फिर शिक्षण करवाया जाता है, फिर उसका फीडबैक लिया जाता है। इसी का जो है एक चक्र फिर और होता है कि पुनर्योजना बनाई जाती है, पुनर्शिक्षण और पुनर्प्रतिपुष्टि। तो 6-6 मिनट की कुल समय जो है इसका 36 मिनट होता है। इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, फेनिलकेटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है। तो फेनिलकेटनुरिया से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रीट में भी 2 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, वर्ग 3 में भी। यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, या पुराने क्वेश्चन पेपर से ही आप देख रहे हैं, मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है। जो वर्ग 3, वर्ग 2 इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फेनिलकेटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन इसी से और बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आनुवांशिक विकार है। तो फेनिलकेटनुरिया को आनुवांशिक विकार माना जाता है, लेकिन इसको जो न्यूनतम कैसे किया जा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन जो इसमें लाया जा सकता है पर्यावरणीय कारकों के द्वारा, यानी कि एनवायरनमेंट के द्वारा जो है, एनवायरनमेंट फैक्टर है, थोड़ा सा जो है इस पर प्रभाव डाला जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इसको सही नहीं किया जा सकता फेनिलकेटनुरिया को। तो आपको याद रखना है, एक तो यह आनुवांशिक विकार है, और पर्यावरणीय कारकों के द्वारा यानी कि एनवायरनमेंट में जो है थोड़ा सा इसको कम किया जा सकता है। तो 2 प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम रणनीति जो शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है, वह कौन सी अधिगम रणनीति है जो एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। तो एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद कौन सी करेगी यहाँ पर आपकी, केस स्टडी होगी, या प्रायोगिक, या सहयोगी अधिगम, या फिर बुद्धि उत्तेजक यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि एक दूसरे से लाभ प्राप्त करने में, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की जो है मदद करेगा और इससे जो है उनको लाभ प्राप्त होगा। कौन सी हो, सहयोगी अधिगम भी हो सकती है, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग भी यहाँ पर हो सकती है। केस स्टडी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि केस स्टडी विधि उसको कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति के जो है अध्ययन के लिए बनाई जाती है, जिसको टायरमैन ने सबसे पहले बनाया था केस स्टडी विधि को। एक किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए, उसके संपूर्ण कालावधि के अध्ययन के लिए भी जो केस स्टडी की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि में क्या होता है कि कम से कम 5-6 बच्चों को या 4 बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाता है, उनको नए नए विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में। मतलब वहाँ पर ब्रेन को जो है स्टॉर्मिंग कराया जाता है, यानी कि नए नए तरीके, नए नए विचारों को प्रकट किया जाता है। एक दूसरे के विचारों को देखा जाता है, लिखा जाता है, जिससे एक दूसरे बच्चे जो है वह ग्रुप में सीखते हैं। तो इससे जो है उनको लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो विधि है वह है अधिगम की रणनीति जो शिक्षार्थी को एक दूसरे से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है, बुद्धि उत्तेजक, या इसको इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बोलते हैं। सहयोगी अधिगम भी है इसमें, लेकिन यह जो यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर सही विधि हो जाएगी ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। एक व्यक्ति को जैसे ही अपने सामने उसकी पसंद का भोजन दिखता है, वह तुरंत उसको खा लेता है। एक जो व्यक्ति है उसको अपनी पसंद का भोजन दिखता है, वो तुरंत उसको क्या करता है, खा लेता है, तथा अत्यधिक मात्रा में खाता है, यानी कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको खाता है। उसके बाद वह वजन कम करने के लिए व्यायाम एवं उल्टियाँ करता है। उसको कौन सा भोजन संबंधी विकार है। यानी कि पहले तो खाना खा लेता है, अत्यधिक मात्रा में खा लेता है, उसके बाद में उसको लगता है कि अरे यार हम तो मोटे हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या करता है, व्यायाम करने जाता है, दौड़ने जाता है, उल्टियाँ करता है। तो उसको भोजन संबंधी किस प्रकार का विकार है। दोस्तों भोजन संबंधी 3 प्रकार के विकार होते हैं। तीनों विकारों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टीचर के जो एग्जाम होते हैं बाल विकास या शिक्षा शास्त्र में, आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा से पूछा जाता है, बुलिमिया से भी, बिंगी आहार विकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जो है आपको मैं यहाँ पर तीनों को समझा रहा हूँ। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है दोस्तों, या सबसे ज़्यादा पाया जाता है किशोरावस्था की लड़कियों में। सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है, लड़कियों में। इनको लगता है कि अरे हम मोटे हो जाएंगे, ऐसा वैसा, मतलब अपने आप को देखती रहती हैं, इससे अपने आप को जो है भूखा रखती हैं। जिसमें अपने आप को भूखा रखा जाता है वह होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। यानी कि इसमें व्यक्ति जो किशोरावस्था में लड़का या लड़की रहती है, वो खाना नहीं खाता, भूखा रखता है अपने आप को, तो वह है एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो आप यहाँ पर आपने पढ़ा है कि अत्यधिक मात्रा में खा लेता है, इतना खाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा खाता है, फिर वजन कम करने के लिए व्यायाम या उल्टियाँ भी करता है।
तो उसको कौन सा यहाँ पर विकार है, जहाँ पर व्यायाम, उल्टियाँ करे अत्यधिक खाना खाने के बाद में, वह बुलिमिया नर्वोसा। अब बिंगी आहार विकार क्या है? बिंगी आहार विकार वाला जो व्यक्ति होता है बिल्कुल निश्चिंत होता है, खाते जाता है, ना व्यायाम करता है, ना उल्टियाँ करता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाता रहता है और मोटा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बिंगी आहार विकार। तीनों को याद रखना है। बिंगी आहार विकार में सिर्फ खाएगा ही खाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। बुलिमिया में खाना खाने के बाद उसको टेंशन होगी तो व्यायाम करेगा, उल्टियाँ करेगा, तो वह हो जाएगा आपका बुलिमिया। जो एनोरेक्सिया है इसमें अपने आप को भूखा रखेगा। डिस्कैल्कुलिया है जो भोजन संबंधी विकार नहीं है आपका, अधिगम संबंधी विकार है डिस्कैल्कुलिया। इसमें जो है गणित संबंधी समस्याओं को हल करने में जो समस्या जाती है डिस्कैल्कुलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग पीरियड या बसंत ऋतु का काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो ओवरलैपिंग पीरियड या बसंत ऋतु का काल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन कौन सी यहाँ पर अवस्थाएं दी गई हैं? यहाँ पर अवस्था दी गई है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ओवरलैपिंग पीरियड जो कहा जाता है उसको कहा जाता है, यहाँ पर अगर किशोरावस्था दिया है तो किशोरावस्था आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर दिया जाता वयः संधि काल, कौन सा दिया जाता? वयः संधि काल। अगर यहाँ पर वह संधि काल भी लिखा होता तो वह अवस्था सही हो जाती है। वयः संधि काल अवस्था किसको बोला जाता है? जो 12 से 14 वर्ष की जो अवस्था होती है, यानी कि पूर्व किशोर अवस्था को वयः संधि काल अवस्था बोला जाता है। इसी को ओवरलैपिंग पीरियड कहते हैं या बसंत ऋतु का काल कहा जाता है। तो यहाँ पर पूर्व किशोर अवस्था नहीं है या वयः संधि काल नहीं है, तो किशोर अवस्था आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको आपको याद रखना है। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था आपका बेंजामिन बेहार्प ने। बेंजामिन बेहार्प ने भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का सिद्धांत दिया था, जो कि आपका क्वेश्चन में कई बार जो है पूछा जा चुका है पेपरों में। इस क्वेश्चन को भी आपको जो बहुत अच्छे से समझना है, यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया है? यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण, इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है, मतलब सभी में सीखने की क्षमता जो है समान होती है, मतलब सभी में व्याकरण या सीखने की क्षमता जो है समान होती है। इस प्रकार का जो सिद्धांत दिया है यूनिवर्सल ग्रामर का, वह किसने दिया है? नाम चोम्स्की ने। नाम चोम्स्की जी कहते हैं कि बच्चा जब होता है तो उसके पास में एक जन्मजात क्षमता होती है सीखने की। कई बार पूछा जा चुका है कि किसने कहा कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है सीखने की, वह कहा है नोम चोम्स्की ने। इन्होंने एक शब्द और दिया है, कौन सा दिया है? LAD। LED शब्द का प्रयोग किसने किया है? नोम चोम्स्की ने। LED का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाषाई सापेक्षता सिद्धांत या यूनिवर्सल ग्रामर भी जो है इसको बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नोम चोम्स्की जी कहते हैं कि एक बच्चा जब होता है तो LED लेकर जन्म लेता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ में जो जन्म लेता है, उसके पास में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो यूनिवर्सल ग्रामर या फिर सार्वभौमिक व्याकरण या फिर LED या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अगर इस प्रकार के शब्द आए तो वहाँ पर जो है किसका सिद्धांत होगा? नोम चोम्स्की का, जो कि आपका भाषा का सिद्धांत है। या किसका सिद्धांत है? भाषा विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए शिशुओं के जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार का भाषा सिद्धांत जो है केंद्रित है? यहाँ पर देख रहे हैं आप, वही सिद्धांत फिर से पूछा गया है कि भाषा सीखने के लिए शिशुओं की जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार का भाषा सिद्धांत केंद्रित है? तो यहाँ पर जो आपका सिद्धांत हुआ है सहज ज्ञानवादी सिद्धांत, ना कि आपका यहाँ पर जो है पोषण सिद्धांत। पोषण सिद्धांत को नर्चर थ्योरी बोला जाता है, सहज ज्ञानवादी सिद्धांत को नेटिविस्ट थ्योरी बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नेटिविस्ट थ्योरी है, सहज ज्ञानवादी सिद्धांत, यह भी जो है आपकी नोम चोम्स्की जी से ही संबंधित है। जो नेटिविस्ट थ्योरी है यह जन्मजात क्षमता पर जो है बल देती है, जो जन्मजात क्षमता है, इसी को जो है यहाँ पर नेटिविस्ट थ्योरी भी या सहज ज्ञानवादी सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? कल भी मैंने जो है आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें बताया भी था कि किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार जो है स्वतंत्र होते हैं। जो वाइगोत्स्की जी कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और विचार स्वतंत्र नहीं है, जबकि एक दूसरे पर निर्भर। और जहाँ तक उन्होंने कहा है कि विचार भाषा से पहले जन्म लेते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद में भाषा आती है।
जबकि जो जीन प्याजी जी होते हैं, इन्होंने कहा है कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आते हैं। प्याजी जी ने क्या कहा है कि सबसे पहले भाषा, उसके बाद विचार, और इन्होंने कहा है कि भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्याजी। जबकि इसके विपरीत क्या कहा कि भाषा विचार स्वतंत्र नहीं होते, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पहले जो है विचार जन्म लेते हैं, उसके बाद भाषा आती है। तो यह बात कही है वाइगोत्स्की ने। दोनों के ही आपको जो बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ है। यह क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा जा चुका है, नया क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें कहा गया शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का क्या अर्थ है। किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या फिर किसी भी दिव्यांग बच्चे को नियमित विद्यालय संरचना में नहीं दिया जा सकता। तो इसका जो सही आंसर है वह शून्य अस्वीकृति का मतलब है कि किसी भी बच्चे, यानी कि किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का दिव्यांग हो, लेकिन उसको शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यह है आपका शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन जो है इसका पूछा गया है, बहुत ही फेमस है क्वेश्चन है। प्रॉक्सिमो डिस्टल का अर्थ है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है क्या है। सेंटर टू पेरीफेरी, यानी कि केंद्र से परिधि तक, सामान्य से विशिष्ट, सिर से पैर के अंगूठे तक, या सरल से जटिल। आपने पढ़ा होगा जो भाषा विकास के सिद्धांत, कम से कम 13-14 जो है आपको मिल जाएंगे भाषा विकास के, मतलब भाषा नहीं, बाल विकास के सिद्धांत, यानी कि बच्चे के विकास के जो सिद्धांत है, ये भाषा विकास के नहीं है, बच्चे के विकास के सिद्धांत है कि कौन कौन से किस किस प्रकार से जो है बच्चे का विकास होता है। तो उसमें से जो है दो आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो होता है सेफेलोकोडल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल का अर्थ होता है केंद्र से परिधि तक, यानी कि सेंटर टू पेरीफेरी। दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, या फिर आपको इसको समीप से दूर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समीप से दूर का सिद्धांत, या सेंटर टू पेरीफेरी, या केंद्र से परिधि तक, या प्रॉक्सिमोडिस्टल। इन सभी का जो अर्थ एक ही होता है, केंद्र से परिधि, सेंटर टू पेरीफेरी, प्रॉक्सिमोडिस्टल, या फिर आपका समीप से दूर। किसी भी नाम से जो है आपको यह मतलब पूछा जा सकता है। तो केंद्र से परिधि का मतलब है कि बच्ची का रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ विकास होता है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी, उसके बाद में वह सिर तरफ होगा, फिर नीचे साइड विकसित होगा। तो यह तो हो गया आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। जबकि सेफेलोकोडल जो है इसके विपरीत है। वह सेफेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास सिर के पैर से जो है अंगूठे तक, यानी कि हेड टू टॉय तक जो है होता है। सेफेलोकोडल में कैसा होता है? सबसे पहले सिर विकसित होगा, उसके बाद में नीचे नीचे पैर के अंगूठे तक विकसित होगा। तो आपका सेफेलोकोडल होगा। तो जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी यानी कि केंद्र में होगा, उसके बाद में धीरे धीरे बाहर तक जो है विकसित होगा। तो इसका सही आंसर केंद्र से परिधि तक जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल का अर्थ हो जाएगा। इसमें दोस्तों 12 ही क्वेश्चन दिए हैं, और भी क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी कम से कम 3 क्वेश्चन अभी और देखेंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान विस्मृति, यानी कि स्नैप ऑफ अटेंशन को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। जिस प्रकार से आपकी गति या अन्य चीज़ों को मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है मीटर के द्वारा, उसी प्रकार से आपकी अवधान विस्मृति यानी कि स्नैप ऑफ अटेंशन, इसकी जो है अवधि को भी जो है मापा जाता है, ध्यान केंद्रित करने की अवधि को, कि किस प्रकार से जो है आपका अवधान केंद्रित हो रहा है। तो इस यंत्र को क्या कहा जाता है जिससे आपकी स्मृति या विस्मृति अवधान को जो है मापा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है टैचिस्टोस्कोप। टैचिस्टोस्कोप के द्वारा अवधान विस्मृति यानी कि स्नैप ऑफ अटेंशन को मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा टैचिस्टोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुनूनी बाध्यकारी विकार यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी का कभी कभी डायरेक्ट जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि ओसीडी का फुल फॉर्म क्या है। जो यहाँ पर ओसीडी लिखा है, तो ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पर आपको याद रखना कई प्रकार के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। का सफलतापूर्वक इलाज निम्न में से किसका उपयोग करके किया जा सकता है जुनूनी बाध्यकारी विकार का? तो यहाँ पर जिसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के द्वारा, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी के द्वारा जो है इसको सफलतापूर्वक जो है इसका इलाज किया जा सकता है जुनूनी बाध्यकारी विकार का।
कई प्रकार के जो है आपके डिसऑर्डर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर इसमें पूछे जाते हैं पेडागोजी और आपके शिक्षा शास्त्र में। एक डिसऑर्डर पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, वह आप वीडियो देख लेंगे तो डिसऑर्डर से आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जीन पियाजे द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत की प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार है जो जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया में संबंधित नहीं है? पहला है, अधिगम में दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है। अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया है। अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता। अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थितियों में समझ में आती है। यहाँ पर आपको बताना है कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है, इनमें से कौन सा है? अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता, यहाँ पर जो है इनके द्वारा नहीं कहा गया है। अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थितियों में समझ में जो आती है, और यहाँ पर अधिगम दिए गए ज्ञान का निष्क्रिय अस्मिता भी है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी कि सिद्धांत में जो है निहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेटवे ड्रग्स नहीं है? तो दोस्तों गेटवे ड्रग्स भी जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो है गेटवे ड्रग्स नहीं है। शायद ही आप लोगों ने कहीं पढ़े हो गेटवे ड्रग्स, लेकिन गेटवे ड्रग्स से जो क्वेश्चन आते हैं तो गेटवे ड्रग्स में जो है आपके दोस्तों कौन कौन से आ जाते हैं? आपका शराब, मारिजुआना, कोकीन, हीरोइन और भी जो कई प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं वह आपके गेटवे ड्रग्स में आते हैं। लेकिन जो तंबाकू है, तंबाकू जो है आपकी जो है यहाँ पर इसमें नहीं आती है गेटवे ड्रग्स में, जबकि मारिजुआना, कोकीन, शराब और भी जो है हीरोइन वगैरह है, यह सब जो है आपके गेटवे ड्रग्स में आते हैं। तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।